अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, मुल्की सियासत में हलचल बढ़ती जा रही है। एक तरफ ऑपोजिशन जमातें जो हैं वो पहले आपस में मुलाकात करती थी, ख़बर बनती थी, लेकिन अब इत्तेहादियों के साथ जो मुलाकातें जारी हैं उसके बाद हुकूमत भी थोड़ी सी परेशान नज़र आती है। ये कहते तो यही हैं कि हमारे इत्तेहादी हमारे साथ जमकर खड़े हैं, लेकिन इत्तेहादियों की अगर बात सुनी जाए, ख़ास तौर पर MQM के रहनुमाओं की, तो उनकी जानिब से कुछ इस तरह की बातें या उस तरह के पॉइंट्स पहुंचा दिए जाते हैं वज़ीर आज़म तक या फिर हुकूमत तक। जैसे कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ये कहा था कि वज़ीर आज़म साहब, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है बल्कि आपको हमारी हिमायत की ज़रूरत है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें वाज़े हो जाती हैं। दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, उनका फोकस जो है वो इत्तेहादी जमातें हैं और तहरीक अदम एतमाद की भी बातें हो रही हैं, तो जाके मुलाकातें हो रही हैं और इत्तेहादियों से हिमायत मांगी जा रही है। काफ लीग की जानिब से तो कहा गया है कि साफ इनकार हो गया है, लेकिन लेट्स सी अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो फिर क्या ऑपोजिशन कामयाब हो पाती है इत्तेहादियों की हिमायत हासिल करने में या नहीं। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने 10 बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली वजारतों में तारीफ़ी असनाद तकसीम की हैं। इस मौके पर उन्होंने खिताब भी किया। खिताब में उन्होंने एक चीज़ का एतराफ़ कर लिया है। क्या एतराफ़ किया है वो ज़रा अपने नाज़रीन को दिखा देते हैं। मैं शुरू में आया था तो मैंने बड़े रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे कि एकदम चेंज ले आएंगे, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि जो हमारा सिस्टम है इसमें एक सडन शॉक की कैपेबिलिटी नहीं अब्जॉर्ब करने की। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक तरह से अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया गया है कि अनरियलिस्टिक होप्स उन्होंने लोगों को दे दी थी, लेकिन जब वो सिस्टम में आए, उन्होंने हुकूमत संभाली तो एहसास हुआ कि इतनी जल्दी चेंज मुमकिन नहीं है। इसके जवाब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने क्या कहा, ये भी सुनते हैं। वो अपने ही वजीरों में सर्टिफिकेट्स बांध रहा था कि शाबाश शाबाश, आपने सब जबरदस्त काम कर लिया। जो सर्टिफिकेट पाकिस्तान के अवाम ने आपको इंतखाबात में देना है, उसका ट्रेलर आपने बाई इलेक्शंस में भुगते हैं। तो अपोजिशन की कोशिशें भी जारी हैं और वज़ीर आज़म भी एक तरफ अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं। तो आगे क्या होगा? अपोजिशन क्या इस मरतबा हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ कर पाएगी? क्योंकि माजी करीब में हम देखें तो पार्लियामेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाबी अपोजिशन को हासिल नहीं हुई है। वैसे तो हम पूरा हफ्ता मुख्तलिफ सियासतदानों से गुफ्तगू करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू जाने, लेकिन ये वीक का आखिरी शो होता है तो हमारी कोशिश ये है कि मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों को और सहाफ़ियों को लें ताकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जाना जा सके कि इंडिपेंडेंटली वो सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं और क्या करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सईद काजी साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में। नासिर बेग चुगताई साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ होंगे, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। काजी सईद साहब, आगाज़ में आपसे करती हूँ। सर, क्या लगता है इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जो मुलाकातें हो रही हैं, हुकूमत आपको थोड़ी सी परेशान नज़र आ रही है या कोई सरप्राइज़ मिल सकता है हुकूमत को इस मरतबा अपोजिशन की जानिब से? देखिए, ये सारा स्टाम इन टी कप है। अभी तक तो किसी कोई ऐसे क्वार्टर से, मोतबर क्वार्टर से ये नहीं आया कि यहाँ की जो ताकतें हैं वो वाकई कोई इस तरह की तब्दीली चाह रही हैं। एक तो ये बात है, मिल रहे हैं, बस सियासत करनी है, आवाम से दूर से होकर सियासत हो रही है। खान साहब की कारकर्दगी अपनी जगह पे वो सब के सामने है, वो सर्टिफिकेट दें या ना दें। उधर बिलावल भुट्टो साहब भी अपने सर्टिफिकेट बांट के देख लें, जो कुछ डिलीवर किया है ज़मीन पे, इधर इमरान खान साहब ने और उधर जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने, वो कोई किसी की आंखों से छुपने वाला तो नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि रियासती अहम इदारे हों या यहाँ की जो सियासत हो, एक तो मुतबादल यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा है, सारे पिटे हुए मोरे हैं जो सारे नज़र आ रहे हैं। और दूसरी जो मैं समझता हूँ कि बात यह है कि यहाँ एक बहुत बड़ा एक जी वो फलां बंदा बड़ा दयानतदार है, भाई होगा दयानतदार, वो अल्लाह ताला उससे हिसाब कर लेंगे। ये निज़ाम दयानतदार है या नहीं है? नज़रियाती तौर पर आप दयानतदार हैं या नहीं है? नज़रियाती तौर पर एक ऐसा निज़ाम इन प्लेस है जिसके बारे में मेरी नाचीज़ राय है कि ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, हर बंदा नाकाम होगा। अच्छा, अब ये एक थी ना कज़ामिया की किताब होती थी, मेकिंग ऑफ लिटरेचर, तो वो अदब में तो ये मेकिंग ऑफ अनदर फेलियर होगा
पर चलो इन्होंने ले आओ भाई, ले आओ। ये एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो डिलीवर कर नहीं सकी, तो आप ये जो है 80 एक के हैं, 40 एक के हैं, 4 और उनको भी लेके आओ। अनटिल अनलेस आप अपने सिस्टम को रीविजिट नहीं करते, इसके वो तमाम जो चीज़ें बरतानिया में क्राइसिस है, आज पुर्तगाल की में गवर्नमेंट जो है उस वो इसी निज़ाम की वजह से इलेक्शन आ रही है, 47 ईयर्स के बाद वो बाहर निकली है। इसी तरह टोरीज जो है खुद उसके जो सेठ हैं, गोरे सेठ, उसको धक्के दे के बाहर निकाल रहे हैं, जो आपका बोरिस जॉनसन है। कोई ग्लोब पे एक ऐसी जमीन पे ऐसी रियासत नहीं है जो बुरान में ना हो और उसका ये निजाम जो है अंदर से ज़बू हाल ना हो और लोग तंग ना हो उससे। तो वाई डोंट वी रीविजिट द सिस्टम? ये जो आपके ठेकेदारी निजाम है, ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी, ये पिट गई, ट्रिकल डाउन नहीं हुआ। ये तमाम वो सीरियस बैसे हैं जो आपके तमाम मंजरनामे से गायब है। और ये जो शुगल सोसाइटी और ये जो आपकी है क्या कहते हैं एनजीओ जी, गुड गवर्नेंस जी, गुड गवर्नेंस, विच इज मैं इतना बोधा और घटिया कॉन्सेप्ट जो इन्होंने एनजीओ और यार गुड गवर्नेंस की बजाय गुड सिस्टम चाहिए। ये सिस्टम 1% के मुफाद बड़ी आइडियलिस्टिक बात कर रहे हैं आप, लेकिन सर सवाल ये है ना, आइडियलिस्टिक नहीं है, ये रिविजिट करेगा कौन इस सिस्टम को? आयशा, ये बिल्कुल आइडियल, 3 टाइम की रोटी आपने आइडियल, आपने यूटोपिया बना दिया है। एक वक्त का इलाज आपने यूटोपिया बना दिया है। हम रियलिस्टिक बात कर रहे हैं कि कोई आइडियलिस्टिक बात नहीं कर रहे कि अगर आपने सिस्टम में के अंदर आके ऊपर से मलाई उतार के बाहर ले जानी है, चाहे वो पीटीआई हो, मुस्लिम लीग नून हो, ये कोई आइडियलिस्टिक बात नहीं है। आपने तो 2 वक्त की रोटी को यूटोपिया बना के रख दिया, यहाँ पे नौकरी को यूटोपिया बना के रख दिया। यहाँ पे हम जमीन की बात कर रहे हैं कि जमीन पे अगर आपको तब्दीली चाहिए तो ये निजाम नहीं चलेगा, और इस निजाम में जो भी आएगा आप एक और अगला फेलियर पैदा कर रहे होंगे, जो अगर कर रहे हैं तो मेरी ये राय है। जनरल साहब, आपको क्या लगता है अपने मुल्क की, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पर जो सियासी चेंजेस हमें नजर आ रही हैं, हलचल नजर आ रही है, इसमें कुछ होता हुआ आपको मुस्तकबिल करीब में नजर आ रहा है, या फिर ये सिर्फ अपोजिशन जमातें रेलिवेंट रहने के लिए कि वक्त बड़ा कम रह गया नेक्स्ट इलेक्शन में, तो हमने भी जाना है, जरा लोगों को दिखाना है कि हम भी देखिए कोशिशें कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे आपने कहा कि हुकूमत घबराहट में क्यों है, पहले तो उसको एड्रेस कर लें। हुकूमत घबराहट में 2 वजह से है। एक तो ये कि जो वादे बेशुमार किए वो खुद उनके लिए एक चैलेंज बन गए, क्योंकि वो वादे पूरे नहीं हुए। तो आज अगर ऑपोजिशन पब्लिक में जाके, तो 2 चीजें सिर्फ, एक महंगाई जो कि पूरी दुनिया में है और वो ऑपोजिशन भी हुकूमत में आए तो वो खत्म नहीं कर सकेगी, लेकिन भारतूरत अवाम क्या करे, अवाम तो तंग है। तो ऑपोजिशन ने एक बात ये ले ले। दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने वादे किए मसलन करप्शन का, तो ऑपोजिशन कहेगी कि जब साबित है किसी को सजा नहीं हुई, ये सारे केसेस जो थे ये दुश्मनी की बुनियाद पे बनाए गए। तो ऑपोजिशन के पास आप देख लीजिए कि स्लोगन मौजूद है, उनके पास पब्लिक की दुखी रख के ऊपर हाथ रखने की अरेंजमेंट्स मौजूद है। तो गवर्नमेंट को परेशानी इस बात की है। दूसरी परेशानी ये है कि जब भी ऑपोजिशन में इत्तेहाद होता है, ये इकट्ठे होते हैं, तो जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो गिद्धों की तरह नोचने के लिए आ जाते हैं। वो कोई ना कोई अपने मुतालबात वो हुकूमत से कुछ निचोड़ने का काम शुरू कर देते हैं। वो भी प्रेशर बन जाता है, क्योंकि अगर आप उनको राजी ना करें तो वो हुकूमत छोड़ देंगे। यूथ लीग ने तो वादे कहा कि हम हुकूमत के साथ हैं, लेकिन आपने देखा कि MQM हमेशा वो हुकूमत के मदद भी लूटते हैं। वो 5 साल हुकूमत में बैठे यशी भी करेंगे, सारे फवायद उठाएंगे, लेकिन जो हुकूमत के पांव के नीचे जो रग होगी उसको खींचने का इंतजाम भी रखेंगे। तो उन्होंने कोई ना कोई स्टेटमेंट दे दी, हुकूमत पर प्रेशर बन गया। तो ये चीजें तो मौजूद, लेकिन फैक्ट ये है कि MQM हुकूमत नहीं छोड़ेगी। MQM का मसला कराची में है पीपल्स पार्टी के साथ, जहां मेयर के प्रॉप उसके हैं, उसके इख्तियारात के जंग जारी है। वो पीपल्स पार्टी के साथ लड़ना है, वो पीपल्स पार्टी को ऑब्लाइज नहीं करेंगे, वो ANP को ऑब्लाइज करेंगे। ANP को जा जाके कांटेक्ट कर रहे हैं इस वजह से कि उनको ANP की सपोर्ट चाहिए कराची में। तो वो कराची की पार्टी है, कराची के लिए वो भागदौड़ कर रहे हैं। जहां तक इनका ताल्लुक है, ये जो भी इकट्ठे होकर बैठे ये कहते हैं नो कॉन्फिडेंस, इनमें 2 इनके यानी एक स्ट्रेटजी है जो कि पीपल्स पार्टी की है। दूसरा फायदा जो ले रहे हैं, वो फायदा ये है कि इलेक्शन से पहले एक दूसरे के खिलाफ ये जो कीचड़ उछाल रहे थे वो बंद हो गया। तो अब कीचड़ अगर उछालना है तो मिलके इन्होंने PTI के ऊपर उछालना है, जो इनका मुश्तरका एनिमी है दोनों का। तो वो इनकी एक पोजीशन अपनी बेहतर हो गई इनके लिए। लेकिन असल चीज ये है कि जरदारी साहब यहां पहुंचे। मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है कि जरदारी साहब एक प्लान के तहत आए हैं। वो आप जरा देखिए कि जब से उन्होंने
ये नारा लगाया है और सारे उस पर लग गए हैं कि जी हमने नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आनी है, तो 23 मार्च की मार्च वाला किस्सा था वो किधर गया? उसमें तो बात होनी बंद हो गई। तो जरदारी साहब एक धमाका करने आए, उन्होंने इनको 23 मार्च इनकी जो है वो सबोटाज कर देनी है, और आप देखेंगे कि एंड पे नंबर नहीं पूरे हुए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो ना ये नो कॉन्फिडेंस मूव जाएगी आगे, और ना ही 23 मार्च की जो मार्च लॉन्ग मार्च करनी थी वो आगे जाएगी। तो ये एक तरीकाकार है जो कि जरदारी साहब ने एक कहते, क्योंकि जरदारी साहब को पता है कि सारे खेल में उनको बहुत कुछ भी मिला तो वो सिंध है, वो आज उनके पास है। 1.5 साल ये भी वो गुजारे हैं, आगे 5 साल के लिए फिर इलेक्ट हो जाए तो उनकी मौज है, उनको और क्या चाहिए। जरदारी साहब के पास तो कोई पंजाब में ऐसी पोजीशन नहीं है कि वो इनको हटा के तो उसके बाद वो नहीं, पिछले दिनों तो बड़ा ऐलान किया था ना जरदारी साहब ने, यहाँ पे आके खैमा लगाएंगे और यहाँ पे उन्होंने एहतजाजी कैंप जो है वो अपना बनाना है, पंजाब में दोबारा से आना है। खैमे लगाएं या यहाँ पे आके महल बनाएं, वो काम अभी बड़ा मुश्किल है उनके लिए। जब तक जरदारी साहब पार्टी लीड कर रहे हैं पंजाब से लोग इनका साथ नहीं देंगे। सही। नासिर बेग चुगताई साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है जनरल साहब, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जी मैं वापस आऊंगी आपकी तरफ जनरल साहब। नासिर बेग चुगताई साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। नासिर साहब, क्या आपकी क्या असेसमेंट है इस सूरत हाल को देखते हुए? इत्तेहादी जमातों में से कोई क्या ऑपोजिशन के साथ जाके मिल सकता है इस हुकूमत के खिलाफ? जब चाहे मिल सकते हैं, जिस वक्त चाहे मिल सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं है इसकी। और अभी नहीं मिल रहे ठीक है, अभी कह रहे हैं खाना पकना तैयार है, रेसिपी आ गई है, किचन में सामान जा, ये पक्के पकाए खाने खाते हैं लोग, ये सबको पता है। हम पूरी हिस्ट्री से हम वाकई में कोई नई बात नहीं। जरदारी साहब की हिस्ट्री हो, इमरान खान साहब की हिस्ट्री हो, नवाज शरीफ की और उन लोगों की हो जो जमहूरियत के खिलाफ काम करते रहे, उन सब की तारीखें मौजूद हैं। जो नए स्टूडेंट हैं उनको बताना चाहिए कि क्या होता है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि पूरा प्रेशर इस वक्त जो है वो हुकूमत के ऊपर है, बहुत खतरनाक दबाव है हुकूमत पर। अदम एतमाद होने पहले भी कहा नहीं आएगी, आए ना आए अदम एतमाद, हुकूमत घबराई हुई है। और कल की जो तकलीफ होगा, खान साहब कितने परेशान हैं, कितने घबराए हुए, क्योंकि जितने भी उन्होंने कहा ना कि मैं अजान के बाद सब बातें करूंगा, वो सब बात था, चोर था, चौकीदार था, चपरासी था, और ये बातें सब थी। तो कोई नई बात कोई नहीं कर रहा सिवाय जरदारी साहब के और अब नवाज शरीफ की। एक और बड़ी अहम बात दोनों ऑपोजिशन जमातें भी और हुकूमत भी ये करती हैं कि इनके जो अरकान असम्बली हैं वो हमारे साथ राब्ते में है। पहले ऑपोजिशन ये बात करती थी, अब हुकूमत ने भी ये कहना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा शेख साहब ने ये सेनेट तरमीमी बिल पास होने के बाद कहा था। तो ये दोनों में से किसके साथ कौन से अरकान असम्बली हैं और ये नाम लेने से इतना क्यों घबराते हैं? पहली बात तो ये सारे अरकान असम्बली अपने साथ हैं, और दूसरी बात यह है कि उनकी अगर एक यूनिफॉर्मिटी नज़र आती है तो जब भी कोई इस तरह का होता है, वहाँ पे हम देखते हैं असम्बली में वोट की ज़रूरत होती है, तो आप देखते हैं कि जहाँ वोट डलना होता है वहीं डलता है वोट। इसलिए कोई किसी के साथ नहीं है, सब अपने अपने साथ हैं। वो देखेंगे कि ये मफादात किस तरफ जाएंगे ना। कोई नजरियाती पार्टी रह गई है, पीपल्स पार्टी का नजरियाती कंटेंट भी जरदारी साहब ने सफाया कर दिया है, बाकी तो है ही नहीं, बाकी तो सारी सरमायादारों की पार्टियां अब। तो इसलिए वो सब अपने साथ हैं, अपने मफादात के साथ हैं, और वो देखेंगे कि हवाओं को रुख किस तरफ जाता है तो वो उधर वो चल देंगे। उसकी वजह यह है कि एक जो बहुत बड़ी तब्दीली आई है हमारे यहाँ सियासत में, और ये आम खुल के करते हैं अब सियासतदान हमारे साथ निजी महफिलों में, कि ये अवाम वाला काम और वो जो एक पीपल्स पॉलिटिक्स थी उसके डेज ओवर हो गए। यही वजह है कि ये एस्टैब्लिशमेंट में लॉबिंग करते हैं, आलमी मालियाती इदारों में लॉबिंग करते हैं, अमेरिका में जाके लॉबिंग करते हैं, सऊदी अरब में जाके लॉबिंग करते हैं। तो एक चीज़ जो इन्होंने अबंडन कर दी है, जो कि सियासत के और इस सो कॉल्ड जमहूरियत के जवाल की सबसे बड़ी वजह है कि दे लास्ट फेथ इन द मैसेज। पीपल लोगों को मोबिलाइज नहीं करते। और एक और बल्कि काम हुआ है, इनकी वजह से लोग मोबिलाइज नहीं होते, कुचले जाते हैं गुर्बत की वजह से, महंगाई की वजह से। मगर जब वो देखते हैं कि आगे जरदारी साहब चल रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब चल रहे हैं, आगे नवाज शरीफ साहब चल रहे हैं, मरियम साहब चल रही हैं, तो पीछे नहीं आते।
वो हाँ कुछ देगे उद्योगों के चक्कर में आ जाते होंगे, या कोई दोस्त भाई 50 गाड़ियां फलां ले आएगा, MNA फला 50, वो है। तो मैस मोबिलाइजेशन खत्म है, डीपोलिटिसाइज हुए हैं लोग, और उसकी वजह ये है कि ये लोग अब आवाम की सियासत नहीं करते, पावर पॉलिटिक्स करते हैं। पैसा जहां से सियासत में आ रहा है वो आपको पता है, बुकिए पैसा जो है वो देते हैं, कब्जे ग्रुपों का पैसा आता है। तो काले धन की जो जमहूरियत है वो सफेद नहीं हुआ करती। तो हमें ज़रूरत है, अब देखो ना, हमें बहुत सी जगह पे हमें लेफ्ट की रिसर्जेंस नजर आ रही है। हमें चिली में हमने देखा है, अभी कल मैंने पुर्तगाल का आपको बताया कि लोगों ने जो है वो किस तरीके से किया। इसी तरीके से हर जगह, अभी इंग्लैंड में बहुत बड़ा, आपको पता है कि ये अप्रैल में 54% वहाँ कीमतें बढ़ रही हैं इसकी बिजली की, और वहाँ पे यूनियन जो है वो बैलेट हो रहा है वहाँ पे, वो भी बाहर आ रहे हैं। लोग तंग हैं, उनको लीडर कहीं नहीं मिल रहा, वो निकलना भी चाहते हैं, वो मार्च करना चाहते हैं, मगर ये मार्च वाले जो है ना, ये उन्हें पता है कि ये मार्च हमें खाई की तरफ लेके जाएगा। इनका मार्च ये जब भी इन्होंने हमें किया, या एस्टैब्लिशमेंट के साथ सौदा करके उनके साथ दस्तरखान पे बैठ के या आपस में खा पी लिया, तो ये एक यतीमाना किस्म की सियासत है आवाम के लिए। तो ये, लेकिन वो कहते हैं ना कि यही ऐसे ही अदवार में तहरीकें भी फूटती हैं, नई लीडरशिप भी आती है, शायद तारीख उसी की मुंतज़िर होगी। इमरान खान साहब जब आए थे तो वो भी एक उम्मीद की किरण बन के ही आए थे। काजी साहब, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी, मैं तो 2013 में ऑन रिकॉर्ड हूं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब का सबसे बड़ा दुश्मन उनका विजन है। वो जिस ट्रिकल डाउन मैशियत, और जिन देखे ना वो फर्क क्या आया, मियां अमन शाह साहब चले गए और रज़ाक दाऊद साहब आ गए, क्लास वही थी, उसी तबके पर रिलाय किया, उसी तबके ने जो है आज उनको डिस्क्रेडिट करके फिर वहां तारीख में खड़ा कर दिया है, और वो लाइन हाजिर हुए हैं। अब अगले को भी ले आए इस निज़ाम में, वो 3 महीने में एक्सपोज हो जाएगा। जितनी तेजी से इस निज़ाम में रेख्त हो रही है, टूट रहा है, पूरे आलमी सतह पर टूट रहा है। अब खान साहब को 3.5 साल लगे थे, अगले को डिस्क्रेडिट होने में इस निज़ाम में 1.5 साल लग जाएगा, क्योंकि ना ये ब्यूरोक्रेसी ठीक हो सकती है, ना ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सब वाला फ्रॉड जो है वो ग्रोथ रेट वापस लेके आ सकता है। हाँ, अभी देखे ना कारपोरेट प्रॉफिट्स देखे हैं, 1,000-1,500 अरब रुपया इन्होंने कमाया है, ठीक कहते हैं ये, मगर वो किधर गया? ना टैक्स गवर्नमेंट के पास गया, ना ट्रिकल डाउन होकर नीचे आया। तो 1-2% की मैशियत और सियासत चल रही है, देखें कितनी देर चलती है। अब नासिर बेग चुगताई साहब, क्या कोई तैयार होगा अगर कोई इन हाउस तब्दीली की बात होती है, तो ये जो बार उठाने के लिए कोई लीडर तैयार होगा किसी भी सियासी जमात का, जो इस वक्त हाल है मुल्क का? नहीं, मेरा ख्याल है कोई तैयार नहीं होगा, और इसलिए अदम एतमाद का मैं जो कह रहा हूँ कि नहीं होगा, उसी गिर चुका है, जो इमारत ढह चुकी है, उसका मलबा साफ करने के लिए ये तैयार नहीं होगा हुकूमत करने के लिए, जो भी आना चाहेगा। और लेकिन मैं इस बात का बिल्कुल कायल हो चुका हूँ 2-3 रोज के दौरान इंटरव्यू सुनने के बाद इत्तेहादियों के, इत्तेहादी भी पीटीआई के साथ नहीं है। इत्तेहादी कह रहे हैं हम स्टेट के साथ हैं, इत्तेहादी कह रहे हैं कि हमें सिग्नल नहीं मिला। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अमजद शुएब साहब से मैंने पूछना है कि मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है वो सियासी तौर पर तो गैर यकीनी है ही, लेकिन दहशत गर्दी का ख़तरा भी है, थोड़ा अदम इस्तेहकाम भी हमें नज़र आ रहा है मुल्क में, अमन व अमान में। तो ऐसी सूरत में अगर कुछ सियासी तब्दीली आती है, कोई बड़ी तब्दीली आ जाती है, तो इसका नुकसान भी क्या उतना ही ज़्यादा होगा या फिर उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनरल साहब, इस वक्त जो मुल्की जो अमन व अमान की सूरत हाल है ख़ास तौर पर, उसमें हम दोबारा से देख रहे हैं कि कुछ दहशतगर्द हमले भी हुए हैं, दुश्मन जो है ऐसा लगता है कि ताक लगा के बैठा हुआ है। ऐसे में अगर सियासी अदम इस्तेहकाम आता है, कुछ बड़ा हो जाता है, कोई बड़ी सियासी तब्दीली हो जाती है, तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब नहीं हो जाएगी इससे? नहीं, मेरे ख्याल के सूरत हाल पे बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि ये एक आईनी अमल है, हमारे आइन में इसकी गुंजाइश है, और सिस्टम को इस चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। ये कोई गैर आईनी चीज नहीं है जिससे कोई बहुत बड़ा बहरान हो। हुकूमत को भी इसके लिए पेशबंदी करके रखनी चाहिए कि ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। और आर्म फोर्सेस जो हैं वो नेचुरली उनकी अपनी प्लान्स हैं, वो उसके लिए तैयार होते हैं। तो अगर कोई ऐसी इन हाउस तब्दीली आती है या किसी भी आईनी रास्ते से, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका ऑपरेशंस पे कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि जहां तक टेररिज्म के खिलाफ पॉलिसीज का ताल्लुक है, वो मेरा ख्याल है हमारे पूरी कौम की पॉलिसी एक ही है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इससे इनहराफ नहीं कर सकेगी कि ये दहशतगर्दी की जंग हमने जीतनी है, लिहाजा उसके लिए आर्म फोर्सेस को सपोर्ट मिलेगी। तो मेरा ख्याल है उसको पॉलिटिकल प्रोसेस से हमें अलग देखना चाहिए।
उसमें रिजॉल्व मौजूद है आपकी आर्म फोर्सेस की, आर्मी की, वो बिल्कुल उसमें तैयारी कर रहे हैं, नए हालात के मुताबिक नई पेशबंदी कर रहे हैं, अपनी प्लानिंग वगैरह, तो वो तो चलेगी उसी तरह, हाँ हुकूमत ये हो कोई भी और हो। तो इस वजह से उस पर मेरा नहीं ख्याल कि उस पर कुछ असर पड़ेगा। जो मैं बात पहले कह रहा था उसमें कुछ नामुकम्मल नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मैं ये निष्कर्ष कर रहा हूँ कि जरदारी साहब जो हैं वो यहाँ पे 23 मार्च वाली मूव को नाकाम बनाने के लिए आए हैं। उसकी वजह यह है कि तमाम जो हिस्ट्री 3-3.5 साल की पॉलिटिक्स हम देखें, उसमें जितनी भी मूव हुई है इनकी तरफ से, कोई नो कॉन्फिडेंस की है या कुछ है, उसमें पीपल्स पार्टी मुझे अलग नजर आई है। पीपल्स पार्टी ने अपने कार्ड अलग खेले और हर दफा ये उनके ट्रैप में चले, क्योंकि इनकी ख्वाहिश बहुत है कि किसी तरह इस हुकूमत को खा के एम्पायर मारे, और जिस जिसकी ये ख्वाहिश है वो सारे हर दफा इन पे उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं। हमारे तजियाकार भी वो जब भी ये इकट्ठे नजर आते हैं ये उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं, पर नहीं जी इस दफा तो बहुत जोरदार काम है, इस दफा तो बड़े बुरी तरह इकट्ठे हुए पड़े हैं, एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, ये बात कर दी वो बात। ये नहीं समझते कि जो कार्ड खेलने वाला आदमी है उसकी तारीफ क्या है। वो सेनेट के चेयरमैन के नो कॉन्फिडेंस हो, वो लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन सेनेट में बनाने का काम हो, तो देखें कैसा। अभी ये स्टेट बैंक का बिल पास हुआ तो आप देखें कि पीपल्स पार्टी अलग नजर आई, उसमें यूसुफ गिलानी कभी ये मान सकता है कोई कि वो अपनी लीडरशिप की इजाजत या उसके हुक्म के बगैर वो गायब हो गए थे वहां से, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इतनी बड़ी एक मूव थी, इतना उनका ऑब्वियस था गायब होना वहां से कि वो अकेला अपने ऊपर ये रिस्क ले ही नहीं सकता था। ये पार्टी लीडरशिप ने उनसे कराया। तो जो सियासत चल रहे देख रहे हैं हम, वो बड़ी वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी देख रही है कि उनके गेम्स बड़े मुख्तलिफ हैं और वो सिंध से रिलेटेड है, उनके करप्शन के केसेस, उनके शवाहिद सबूत वगैरह हर चीज सिंध में है, और सिंध में परफॉर्मेंस भी आप देख लें उनकी जीरो है। लिहाजा वो ये रिस्क कभी नहीं लेंगे कि ये भी अपना 1.5 साल गंवाएं, वो हुकूमत करेंगे। और आप देखेंगे कि बिल आखिर ये मेरी असेसमेंट है, मेरे पास कोई और इंफॉर्मेशन तो नहीं है, पीपल्स पार्टी के लोग तो नहीं, लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि मैं जो तारीख इनकी देखता हूँ, जिस तरह ये सियासत इन्होंने की है इन 4 सालों में, 3.5 सालों में, उसमें ये अपने कार्ड्स बिल्कुल अलग खेलते हैं और अपने मफादात, अपनी सोच को अलग रखते हैं। बज़ाहिर यूं लगता है कि ये सारी ऑपोजिशन के साथ हैं, लेकिन ये उनके अंदर घुस के इस स्पॉइलर का काम भी करते हैं, उनकी खबरें भी ले लेते हैं, अपनी पॉलिसी वर्किंग में इनको आसानी हो जाती है कि वो क्या कर रहे हैं, प्लान क्या कर रही है पीडीएम, और फिर काम वही करते हैं जो उनको सूट करता है, वो अपने सही। ठीक है नासिर साहब, पीपल्स पार्टी हमेशा अपने कार्ड्स अलहदा खेलती है, आप सुन रहे हैं जनरल साहब को, तो क्या बाकी ऑपोजिशन की जमातें इतनी मासूम हैं या उनको समझ नहीं आती कि पीपल्स पार्टी उनके साथ भी आकर खेल जाती है? देखिए बात है सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की। हम ये समझते थे, बहुत से हमारे दोस्त तजियाकार, कि पीडीएम जो है मुत्तहिद रहेगी। हमने पहले रोज कहा था पीडीएम मुत्तहिद नहीं है, क्योंकि अलग अलग पार्टियों का अम्ब्रेला है ये, और हर पार्टी के मुफाद मुख्तलिफ है। पंजाब में मुफाद मुख्तलिफ है, सिंध में मुख्तलिफ है, केपीके में मुख्तलिफ है, और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ है। सबके अपने अपने इंतखाबी हल्के हैं, सब एक दूसरे के खिलाफ इंतखाब में हिस्सा लेंगे। तो मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं है ये। मेरे लिए अगर पीपल्स पार्टी अलग से अपना काम कर रही है, अच्छी क्या बात है। इमरान खान अलग से बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, उनको इख्तियार है। अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पॉलिटिक्स अलग है तो वेरी गुड। अब आगे चल के देखें। मैं आपके सवाल की तरफ आऊंगा, दहशतगर्दी की तरफ। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और जनरल साहब ने बहुत ज़ेरिक आदमी, जनरल साहब दानिश्वर आदमी है, वो साइड ट्रैक कर गया उसको। सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो चुका है, इस हुकूमत में हो चुका है। जब इस हुकूमत ने तालिबान से मुज़ाकरात शुरू किए, जब इस हुकूमत ने तालिबान को ढील दी, उसके बाद तालिबान ने अपने अड्डे बनाए, वो अंदर आए, और उसके बाद आपने देखा क्या क़यामत की उन्होंने। पाकिस्तान की फौज ने वाकई बहुत जबरदस्त काम किया है, पकड़ रहे हैं, उनको खिलाफ टारगेट कर रहे हैं। हमने तो एक जमाने में F-16 इस्तेमाल किए हैं, हमने थंडर इस्तेमाल की उनके खिलाफ, 10 कहीं 20 कहीं मारे, तो ये हुआ है। लेकिन ये एक टेररिज्म के खिलाफ जिद्दोजहद एक कौमी मसला है,
एक कौमी कौज है, इसके साथ सब मुत्तहिद हैं, क्योंकि इसके बुनियादी जो मकसद है वो लोगों को ज़माने कदीम में ले जाना है, गारों में ले जाना है और वहां जाकर जो कुछ करना है। तो अब मेरा अपना ख्याल ये है कि टेररिज्म के खिलाफ कोई मसला नहीं है, सब मुत्तहिद हैं, ये एक पॉलिटिकल कॉज नहीं है, एक नेशनल कॉज है, और इस पर जो मुत्तहिद नहीं होगा, जो ढील उड़ेगा, जो तालिबान और दहशतगर्दों के साथ अल-कायदा के साथ मिलने की कोशिश करेगा, वो मारा जाएगा। सही, ठीक है। सईद काजी साहब, हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि एक तरफ तो हम तनकीद करते ही हैं वज़ीर आज़म की या उनकी हुकूमत की कारकर्दगी पर, लेकिन इस ऑपोजिशन ने 3.5 साल में क्या किया है, क्या कारकर्दगी है इस ऑपोजिशन की? मैंने आपको बताया ना कि अगर नून लीग के हम साल जमा करें और पंजाब में जमा कर लें तो 30-35 तो उनके बन जाते हैं। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी का भुट्टो साहब का भी दौर शामिल कर लें, 3 अगले अदवार जो थे, चलें 2-2 साल के थे, वो भी कर लें। मामला ये है कि मैं थोड़ी सी ना इनकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात की है नासिर बेग चुगताई साहब ने भी और जनरल साहब ने भी। ये टेररिज्म मसला तो है, ये टेररिज्म बुनियादी तौर पर इसकी तह में क्या है, वो है माशी टेररिज्म। आपका ये निज़ाम क्या है? साफ पानी गांव में नहीं गया, केबल चली गई है, टेलीफोन चला गया है, हर 8 पता नहीं कितने करोड़ लोगों के पास है। आप इसको, ठीक है, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लेनी है, उनके पीछे जाना है, और हमने हमारे बच्चों को जिन्होंने ज़िबा किया उनको सजा देनी है, चाहे मैदान जंग में दें चाहे अदालत में दें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि एक समाज में से टेररिज्म को रूट आउट कैसे करना है आपने, उसकी बुनियाद में माशी टेररिज्म बैठा हुआ है। जब आपको पता ही नहीं है कि 65% यूथ कहां बैठी है, उसे कौन रिक्रूट कर रहा है। मुझे नहीं पता, ये सारे मदरसे बड़े अच्छे होंगे, क्या हुकूमत की कोई वहां मॉनिटरिंग बॉडी है जो देख रही हो? अच्छे भी होंगे, मगर भाई क्या आर यू नो ऑफ इट कि व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर? आप समाज में एक अवाम के तमाम लोगों के स्टेक्स क्रिएट करके तो वतन से मोहब्बत पैदा करते हैं, आप उनके राइट्स उनको देते हैं। तो जब आप एक इशराफिया को पाल रहे हैं, एक पूरा जो फोड़ा बन गया है हमारा, और नीचे पता ही कुछ नहीं कुछ। अब बलोचिस्तान की बात ले लें, बलोचिस्तान का इस्तेसाल किया, बिल्कुल इस्लामाबाद में भी हुआ, हमारे फेडरल, तो उनका उन खवानीन ने इस्तेसाल नहीं किया जिनको आप रॉयल्टीज देते रहे मुक्ति को। किस चक्कर में भाई? वो क्या तख्लीक कायनात के वक्त वो ज़मीन जो है वो एक मुक्ति खानदान को मिल गई थी या किसी और को मिल गई थी? लोगों को उनके राइट्स दें, उनको जोड़ें, उनके सोसाइटी में स्टेक्स पैदा करें। ये खुद ब खुद जो टेररिस्ट हैं ये माइनॉरिटी में चले जाएंगे। तो ये है, इसकी तय में आपका माशी टेररिज्म है कि एक दौलत का रुख 1% की तरफ है। यानी ये मैं जैसे कहता हूं कि ये एक ऐसी भैंस है, ये मैशत जिसका चारा 24 करोड़ लोग इकट्ठा करते हैं, दूध की जो बाल्टी है वो लेके 2-4 बंदे रफू चक्कर हो जाते हैं। आप जिस वक्त तक इसको खत्म नहीं करेंगे, टेररिज्म खत्म नहीं होगा। या हाँ, लड़ते रहेंगे हम, हमारी फौजी जवान, हमारे बच्चे हैं, हमारे 24-24 साल के बच्चे रोज हम उनकी लाशें उठाते हैं, हमारे दिल के जिगर के टुकड़े। मैं तो चकवाल का रहने वाला हूं, मेरी तो गली में जितने लोग शहादतें हुई हैं 71 और 65 से लेके, वो सारी मेरी याद का हिस्सा है, वो माएँ मेरे सामने है। लेकिन इन द अल्टीमेट एनालिसिस हमें ये माशी टेररिज्म खत्म करना होगा, और ये इस बुनियाद में है हर किस्म की बुराई के। ये करेगा कौन खत्म? जनरल साहब, काजी सईद साहब की आप बात सुन रहे हैं, माशी टेररिज्म जड़ है बेसिकली इस टेररिज्म की जो हमारे मुल्क में हम फेस कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि कौमी सलामती पॉलिसी बनी, जिसके बारे में हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने ये कहा कि जो हमारी मुआशी इस्तेहकाम है, मुआशी स्टेबिलिटी है, वो इसकी बेस होगा। क्या हम राइट डायरेक्शन में हैं? क्या हम मुआशी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं? देखिए, जो थ्योरेटिकली तो बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने एक अपनी डायरेक्शन फिक्स कर ली कि हम मुआशी तरक्की की तरफ जा रहे हैं, और एक डायरेक्शन जब आपकी फिक्स हो जाए तो फिर लाजमन जो कुछ भी आपने उसके बाद करना है, काम करने हैं, तमाम मिनिस्ट्रीज उनको ये डायरेक्टिव होंगे तो वो कंट्रीब्यूटरी होंगे इसी फिलॉसफी को, इसी सोच को कि आपने अपनी माशियात को बेहतर करना है। इसमें काम हुआ है, और नजर भी आ रहा है कि बहुत सारी हमारी इंपोर्ट वगैरह जो है वो निस्बतन जो डिफरेंस था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वो कम हुआ है, और हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, खासतौर पे टेक्सटाइल में। तो काम तो हुआ, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें किसी एक पार्टी के ये बस की बात नहीं थी। आप देखिए कि अब 2-3 चीजें जो मैं सामने रखता हूं, हमारे मुख्तलिफ अदारे, PIA, रेलवे, ये वो कई चीजें हैं जो कि नुकसान में है। क्यों नुकसान में है? बाकी दुनिया में तो ये अदारे हैं जो उनकी इकोनॉमी को फीड करते हैं, यहाँ इकोनॉमी जो है वो इनका बोझ उठा के फिर रही है। इसी तरह आपके सर्कुलर डेट वगैरह है, या इसी तरह आपकी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स का जो किस्सा है, इसमें इंपोर्ट मिसाल के तौर पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
जो हम रोक सकते हैं। और यहाँ पे डॉग फूड तक इम्पोर्टेंट मिलता है। क्यों मिलता है? हम जब हमारे पास डॉलर्स की कमी है तो हम क्यों मंगवाते हैं ऐसी चीजें? लेकिन इसके करने के लिए एक तरफ आपको पॉलिसी जो बनानी होगी वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए तमाम क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी की, और वो तब होगी जब सारी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करें। दूसरा इशू है आपका टैक्स नेट बढ़ाना है, क्योंकि आपने आमदन लेनी है। अब यहाँ पे टैक्स नेट में आप ताजरों को पकड़ना चाहें, जो सबसे बड़े चोर हैं टैक्स के, वो एहतजाज शुरू कर देते हैं। उनकी इकोनॉमी को, उनकी इनकम को आज दिन तक डॉक्यूमेंट ही नहीं किया जा सका। नतीजा ये कि उनके साथ ऑपोजिशन खड़ी हो जाएगी तो आपको वहां पे आके सरेंडर करना पड़ेगा जो किया पहले आपने। इसी तरह इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहे हैं, इसी तरह ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी न किसी पार्टी का सहारा ले रहे हैं। ये तो है हशर यहाँ पे। दूसरी तरफ जो चीज है वो सिस्टम इतना बर्बाद हो चुका हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज ने मेरिट से हटके अपने लोगों को भर्ती किए। यहाँ पे मेरिट पे कोई किसी जगह पे काम नहीं हुआ। आप ले लें, आप नैब ले लें, वो मिल मिला के बंदे वहां पे पहुंचाते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। लिहाजा आप कैसे जो तहकीकाती अदारे हैं वो, उनमें अगर आपके पोलिटिसाइज लोग जाके बैठ गए, आपके नैब में जाके पोलिटिसाइज लोग बैठ गए, तो एहतसाब कैसे हो सकता है? तो उसके लिए भी बड़ा जरूरी है कि एक नेशनल कंसेंसस के तहत आप मेरिट के लोगों को लेके जाएं, जिनको कोई फिक्र ना हो। यहाँ पे उनको अपनी जात का तहफ़्फ़ुज़ नजर आता है नैब में बैठे हुए आदमी को कि भी मुझे पीपल्स पार्टी ने लगाया था, तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में अगर उनको फेवर नहीं करूंगा, उनके केसेस गोल नहीं करूंगा, खत्म नहीं कराऊंगा, तो वो मेरी आइंदा मैं निकाल दिया जाऊंगा। ये तो सिर्फ चंद इदारों की आप बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से एक दो के अलावा जितने इदारे पाकिस्तान के हैं उसके अंदर यही सूरत हाल है और कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो मेरे ख्याल से आप सबकी और मेरा खुद का एक्सपीरियंस यही है कि आप जाएं तो वहां पर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। मजीद भी बात करेंगे जी। एक ब्रेक के बाद एहतसाब की बात की जनरल साहब ने, तो कुछ एहतसाब 3.5 सालों में क्या हुआ है, किसको कामयाबी मिली है और क्या अपोजिशन का बयानिया कामयाब हुआ है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब कुछ बात कर लेते हैं उस पॉइंट की जिसकी बेस पर इमरान खान साहब ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई थी कि उन्होंने कहा था कि मैंने किसी को भी नहीं छोड़ना, सबका एहतसाब करना है, मुल्क से करप्शन को ख़त्म करना है। तो कहाँ पर खड़ा है उनका एहतसाब का बयानिया? नासिर चुगताई साहब, 3.5 साल से ऊपर का तकरीबन वक्त हो चुका है इस गवर्नमेंट को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब आकर खुद ये मानते हैं जी एहतसाब का तो कुछ नहीं हो सका। शहजाद अकबर साहब जो हीरो थे एहतसाब के इस गवर्नमेंट के, उनके बारे में अब हुकूमत के लोग ही कहते हैं कि वो अच्छे कानूनदान नहीं थे या उनकी टीम अच्छी नहीं थी, या उन लोगों का एहतसाब होना चाहिए जो वज़ीर आज़म को शहजाद अकबर के अच्छे कामों के बारे में रिपोर्ट दिया करते थे। तो ये कामयाबी किसकी है या ये सिर्फ नाकामी है? नहीं, ये खुला नाकामी है और ये रोज़े अव्वल से, क्योंकि एहतसाब की जो सम थी वो इंतकामी थी, वो एहतसाब के लिए नहीं थी। वो ये थी कि जेल में डाल दूंगा, AC नहीं दूंगा, पंखा नहीं दूंगा, खाना घर का नहीं मिलेगा। ये कैफियत थी एहतसाब की। तो शहजाद अकबर टाइप के लोग लाए गए और उनको इतना बड़ा बना दिया गया कि वो 2-2 घंटे टीवी पर बैठकर पर्चे, पता नहीं कौन से पर्चे थे, वो हिला के बताते थे कि ये है, और हम यकीन कर लिया करते थे कि भाई बिल्कुल है। और हमने कई बार सपोर्ट किया प्रोग्राम में कि बिल्कुल इनका एहतसाब होना चाहिए। मालूम ये हुआ कुछ भी नहीं था। लंदन से बयान आ गया कि जी हमने ये काम किया था, गलत हो गया, हम वापस देते हैं ये इल्जाम तमाम, और मुलजिम को हम क्लीन चिट दे रहे हैं। उसके बाद जनाब उनसे कहा गया कि जी आप इस्तीफा दे दें, और जब इस्तीफा नहीं दिया तो उनको कहा गया कि आप घर जाइए। फिर उसके बाद जो आपने जुमला कहा, जुल्फी बुखारी का जुमला है वो, कि इनकी टीम का भी एहतसाब किया जाए, इनके वो लोग जो इनकी तारीफ करते थे उनका भी एहतसाब किया जाए। तारीफ करने वाले में फवाद चौधरी थे कि शहजाद अकबर से अच्छा काम किसी ने नहीं किया, इनको और कोई काम दिया जाएगा। तो शहजाद अकबर ने एहतसाब को ये रखबार बना लिया था। असल में एहतसाब, मैं फिर उस बात पर जाऊंगा माशी सूरत हाल के ऊपर। ये बड़े बड़े लोग हैं, इनका एहतसाब जरूर करें आप, चाहे तो टांगने इनको आप, मुझे कोई इतराज नहीं होगा, जिसको चाहे टांगने, पहले भी हुआ है। लेकिन जो एहतसाब है वो ये है कि अवाम तक फवाइद क्यों नहीं पहुंच रहे, गवादर के रहने वाले को पीने का पानी क्यों दस्तयाब नहीं है। आप गवादर को अपना मना रहे ना आइकॉन,
बिल्कुल टॉप आइकॉन बना रहे हैं। वहां का रहने वाला पानी के लिए क्यों तरस रहा है, मुलाजमत के लिए क्यों तरस रहा है। छोटे छोटे इलाकों में, हमारे देहात में हारी और किसान गिरवी रखे जा रहे हैं। एक बोरी चावल उनको दी जाती है और 5 रुपए दे दी जाते हैं और कहते हैं चलो जाओ तुम गुलाम हो हमारे। ये दौरे गुलामी में रह रहे हैं हम, और इस पर कोई गौर नहीं कर रहा। एहतसाब यहाँ होना चाहिए, मुआशरे का भी एहतसाब होना चाहिए, मेरा और आपका भी एहतसाब होना चाहिए कि हमने क्या किया इस मुआशरे के लिए। लेकिन असल काम जो है वो सरकार का है। ये बड़े दावों के साथ आए थे ना ये, कि अवाम की किस्में बदल देंगे, रंग बदल देंगे, इस मुल्क को 90 दिन में कहां से कहां ले जाएंगे, पता नहीं कहां से कहां ले गए, किस जगह पर जाके खड़ा कर दिया हमको कि हम मांगते मांगते थक चुके हैं हम लोग। हम थक चुके, और जो मांगते हैं वो अवाम तक नहीं पहुंच रहा। एक इम्पोर्टेंट बात ये है, अवाम तक नहीं पहुंच रहा। दवाओं की कीमतें आप देख लें, दवाएं गरीब भी इस्तेमाल करता है, और पैराडोल देख लें ना आप कितने की हो गई, वो गायब हो जाती है मार्केट से, वो भी गायब मार्केट से, देहात से गायब है। वो पान की दुकान पे मिलती थी, वो वहां नहीं मिलती अब। तो बहुत बुरी सूरत हाल है। एहतसाब यहाँ से भी हो, एहतसाब ऊपर से भी हो, एहतसाब हॉरिजॉन्टल भी हो, वर्टिकल भी हो, तब बात बनती है। वरना ये मायूसी की सूरत हाल खौफनाक बन जाएगी और फिर बचत की रास्ता नहीं होगा। सही। काजी साहब, अब अगर आकर कोई, हम इमेजिन करें, अगर फर्ज कर लें कोई आ जाता है और आके कहता है कि मैं लीड करूंगा, मैं एहतसाब करूंगा, तो क्या अवाम अब मान लेगी ये बात किसी की भी? अवाम तो वैसे ही बेचारी दूर बैठी हुई है, उसके कौन से फैसले यहाँ पे चल रहे हैं। मैं इनकी बात को जो बेग साहब, मैं इनके एक और तरीके से मैं इसको बयान करता हूँ। बात वही है जो उन्होंने कही है, मैं एग्री भी करता हूँ, और मेरे ख्याल जनरल साहब भी इसी अंदाज में सोचते होंगे। बात यह है कि ये जो जिन इदारों को आप समझते हैं ना कि ये एहतसाब के इदारे हैं या होने चाहिए, वो जुर्म की प्रोटेक्शन और उसके दवाम, यानी जो वायलेंस है माइनॉरिटी की अगेंस्ट द मेजॉरिटी, जिसका जिक्र किया खुल के बेग साहब ने, कि ये जो माइनॉरिटी वायलेंस करती है, जुराइम करती है, उसको परपेचुएट करने का जरिया बन गए हैं। थानेदार मेरा नुमाइंदा है, सही, या बाकी इदारों का मैं एक एक करके नाम ले लेता हूं। मुझे ये बताएं, किसी बड़े आदमी को कोई बंदा यहाँ मनी ट्रेल देने को तैयार नहीं है। मैं रोज मनी ट्रेल देता हूं, मैं अपनी मुझसे ये कहते हैं कोई नहीं है, पूछना ही नहीं है, ठीक है। तो बुनियादी तौर पर स्टेट का जो हमें स्टेटेड एम बताया गया था उससे उलट हो गया है, कि बजाय वो जुर्म को खत्म करे, वो जो 1% का जुर्म है अगेंस्ट 99%, ना सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करती है बल्कि परपेचुएट भी करती है। यही वजह है कि यहाँ का हारी जो है वो गुलाम भी है, और वो सर्फडम भी ख़त्म हम नहीं कर सके, और जदीद सर्फडम ले आए हैं। और यार हमने 8 घंटे का जीता था, यानी तारीख में शिकागो की शहीदों के बाद, कि जी 8 घंटे का, आप 12-12 घंटे से लोगों से काम लिया जाता है। यहाँ तनख्वाहें कहाँ है आपकी? मिनिमम वेज, क्या मिनिमम वेज मिलती है? और अगर वो मिनिमम वेज मिल जाए तो कोई इंसान का बच्चा उसमें जिंदा रह सकता है? यह है एहतसाब। एहतसाब एक निज़ाम आके करेगा, और इस निज़ाम, ये जो करते हैं ना बात, इस्लाहात की बात करते हैं, ये निज़ाम को बचाने के लिए इस्लाहात का नारा लगाया जाता है कि यार सारा छाबा ही ना उलट जाए, और फिर ये कुछ नहीं करते। उसकी वजह यह है कि वो बिल्कुल ठीक कहा है किसी ने कि ये एहतसाब का निज़ाम बिल्कुल वही है कि मकड़ी के जाले की तरह है, कि छोटा फंसता है, बड़ा फाड़ के निकल जाता है कोई एक बंदा। दूसरी बात ये, आप मुझे बताएं कौन से एहतसाब? वो 7 स्टार जेलें थी, डॉक्टर इनके थे, मेन्यू देते थे, ये इनके मेन्यू पे खाना पक के अंदर जाता था। इनके 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 जो डेंटिस्ट जनाब जा रहे होते थे, अंदर एसी लगा के देते हैं इनको। और आज भी आपकी जेलों में इवन जो ममनू आइटम्स हैं वो इजीली जेलों में अवेलेबल है पैसे वालों को। तो पैसे वाले का कोई एहतसाब नहीं है, गरीब आदमी का कोई पुरसान हाल नहीं है। इस निज़ाम के खिलाफ जो है वो जब तक एक सियासी जद्दोजहद और बगावत नहीं उठती और उसे कोई लीड नहीं करते खुद अपने तबके में से लोग, तो ये कुछ नहीं करेंगे, अगले लोगों पर भी कोई एतबार नहीं करेगा, ना इन पे किसी ने किया है। सर, हमारे मुल्क में एक चीफ जस्टिस जाकर एक सियासतदान के अस्पताल के कमरे से शराब की बोतल अगर उसको मिल जाए तो वो सही साबित नहीं हो पाती है, तो बाकी हम इंसाफ की बात किस तरह से कर सकते हैं? जनरल साहब, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो फैसला आया है अब बरतानिया से, तो ये उनकी सियासत पर आपको क्या लगता है असरअंदाज होगा? उन्होंने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ खत्म कर दिया है, एक तरह से क्लीन चिट उनको वहां से मिल गई है। नहीं, मुकम्मल क्लीन चिट तो नहीं है। ये यहाँ पे लोकल मीडिया ने इस तरह का छापा है, जो जिन लोगों ने पूरी रिपोर्ट देखी है वो कुछ और भी बता रहे हैं कि पैसा कहाँ से आता रहा। जो लेकिन एक चीज जो आप कह रहे हैं, मैं उसका जवाब दे दूं, सियासत पे कोई उनकी असर नहीं पड़ेगा। वो लीडर रहेंगे, इसी तरह सियासत होगी उनकी। जब वो करप्शन के केसेस भुगतने जाएंगे, उनके ऊपर फूल की पत्तियां फेंकी जाएंगी,
और कोई केस साबित भी नहीं होगा। हालांकि बाहर जो जी चाहे करते रहे, आपको और मुझे पता है कि यहाँ पे टीटीज किस तरह खुलती थी और क्या फेक अकाउंट से पैसा किधर किधर जाता रहा। और ये भी आपको पता है कि जो यहाँ पे हमने तमाशा देखा था, जो आज नहीं हुआ, उस जमाने में हुआ करता था कि मोटरवे का रिकॉर्ड जल गया, कर्जदारों मुल्क समारोह का रिकॉर्ड जल गया, एलडीए का रिकॉर्ड जल गया, मेट्रो बस वाला मुल्तान का सारा वो रिकॉर्ड जल गया, सस्ती रोटी स्कीम का रिकॉर्ड जल गया, नंदीपुर का रिकॉर्ड जल गया, नीलम जेलम का रिकॉर्ड जल गया, दानिश स्कूल वाला रिकॉर्ड जल गया। कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो जला के नहीं इन्होंने रखी। तो क्या जरूरत थी जलाने की? और आए दिन तक इसकी कोई तहकीकात हुई? किसी पकड़ा किसी को इन्होंने कि क्यों जलेगी? और सारे वही जलनी थी जहां पे करप्शन का किस्सा था। तो किया तो मुल्क के साथ बहुत बुरा है जो हशर इन्होंने किया लूटने का। अब इमरान खान ने जो केसेस बनाए वो दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी की बुनियाद थी, वो इत्तेफाक था, लेकिन ये कर नहीं सके क्योंकि इनको पता नहीं था कि अदारों में इनके ये बस नहीं चलेगा इनके इन अदारों में। और कल को किसी और की गवर्नमेंट आए तो वो अगर एक तरफा इत्तेफाक है तो कल को इमरान खान की पार्टी का वो कर ले, आने वाला कर ले, इत्तेफाक का अमल तो चले ना। लेकिन क्या है कि यहाँ पे अदालत तावन नहीं कर रहे। आप सोचिए यूसुफ गिलानी का, राजा परवेज अशरफ के केसेस को नैब के पास पड़े हुए 9-9 साल हो गए, उनके कागजात चोरी हो चुके हैं वहां से। नैब हिलता नहीं इसी वजह से कि वहां पे कागज है ही नहीं। इसी तरह डॉक्टर आसम के कागज नहीं है वहां पे। डॉक्टर आसम के केस को भी 7 साल हो गए। शर्जील मेमन का केस ले लो, आवाज सिराज का केस ले लो। ये वो लोग हैं जिन्होंने बेतहाशा खाया है, लेकिन सजा नहीं इस वजह से कि नैब अपनी जेब में है। नैब के लोग ये कहते हैं, ये जब बात होती है वो कहते हैं तूने अगर 2 अरब रुपया खाया है तो तुझे 2-4 करोड़ मुझे देते हुए क्या तकलीफ है, दो ना मुझे भी, केस खत्म करा। तो ये हमारे साथ जो हुआ है, ये आप कहती हैं कि इसको कैसे होगा? नहीं, ये कोई नहीं कर सकता ठीक, सवाए इसके कि अवाम जो है वो एक शर्मनाक रवैया छोड़े फूल की पत्तियां फेंकने का और वो गिरबानों पे हाथ लेके आए। जिस दिन अवाम उठे उस दिन फैसला हो जाएगा। अगर अवाम इसी तरह भेड़ बकरी की तरह बिरयानी खा के और उसके बाद पानी का ये कोका कोला की बोतल पी के मस्त हो जाते हैं और फूल की पत्तियां फेंकनी शुरू कर देते हैं, तो फिर तो यही जो कुछ है आपका मुकद्दर वो यही है। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।